नमस्कार दोस्तों। कोरोना महामारी के चलते राष्ट्र को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें एक जो क्षेत्र है वो है शिक्षा का। जब से नया शैक्षिक वर्ष शुरू हुआ तो जून के पहले सप्ताह में स्कूल खोले गए। अब स्कूल के खुलते ही अनेक स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन का एक प्रयोग शुरू किया। हालांकि इस प्रयोग में गवर्नमेंट भी अपनी ओर से कुछ न कुछ दिशा निर्देश करती रही है। साथ साथ टीवी पर भी कुछ चैनलें हमें साझा कर रही है ताकि हमारे बच्चे इस ऑनलाइन एजुकेशन के जो फंडा है, जो प्रयोग है, उस प्रयोग से वंचित न रह जाए। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल का सामना स्कूलों को ये करना पड़ रहा है कि जब टीचर या क्लर्क पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप अपना कोई एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाइए ताकि हम उसी नंबर पे आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भेज सकें, या फिर आपके जो नंबर में हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड की गई है उसी के तहत ये सब भेजा जाएगा, आप उसका सही में उपयोग करें और बच्चों को पढ़ाने का आरंभ करें। अब जब ये बातें हो रही हैं तो कुछ पेरेंट्स जिस प्रकार से स्कूल के कर्मचारी के साथ पेश आते हैं वो जानकर और देखकर बहुत आश्चर्य होता है, दुखद आश्चर्य होता है। दो प्रयोग, जो शब्दों का दो प्रयोग होते हैं, वो जो करते हैं उसमें एक प्रयोग एक पेरेंट के जरिए सुनने को मिला, वो है हथकंडा, ऑनलाइन एजुकेशन का हथकंडा। दोस्तों, हथकंडे शब्द का जो सही में अर्थ है वो क्या है पता है? वो है छल, वो है धूर्तता, वो है कपट फरेब। दोस्तों, आपके बच्चे जब 2 साल से 3 साल से 5, 7, 8 साल से जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो आपने क्या सही में स्कूल के सारे कर्मचारियों का ऐसा स्वभाव देखा है? संचालकों के साथ आपने जिस प्रकार का इंटरेक्शन किया होगा, या प्रिंसिपल के साथ, या फिर आपके अपने बच्चों के जो वर्ग शिक्षक है उनके साथ जिस प्रकार का आपने व्यवहार किया है, क्या आपको कहीं भी धोखा लगा? क्या आपको छल कपट, एक षड्यंत्र की दुर्गंध आई क्या? तो शब्द के प्रयोग करने से पहले कुछ सोच समझ करके आगे इसलिए बढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये सब आपके साथ बहुत विनम्रता से ये सब बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपको लगा है कि ये पूरा षड्यंत्र है, फिर भी आप क्यों भेज रहे हैं? दोस्तों, इसका मतलब ही ये है कि आपको आपके बच्चे में जो नैतिक मूल्यों का, साथ साथ शैक्षिक जो हुनर का, कौशल्य का जिस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है वो आपको भीतर में सुकून देता है। वहाँ आपको हथकंडे या षड्यंत्र का जिस प्रकार का शब्द प्रयोग करते हैं ऐसी कोई अनुभूति अब तक नहीं हुई। लेकिन कभी कभी एक ने बोला, एक को देख करके दूसरे ने बोला, तो ये सब चलता चला जा रहा है। तो पूरे विवेक के साथ हम अपने गुरुजनों और शिक्षा कर्मियों के साथ पेश आना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही जरूरी है। एक दूसरा शब्द जो कि खास करके मीडिया में भी छपा हुआ दिखता है, या फिर कोई पेरेंट्स की अपनी अपनी बातचीत होती रहती है तो उस बातचीतों में भी ये शब्द उछलता रहता है, वो है शिक्षा माफिया। दोस्तों, माफिया शब्द के इतिहास को आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। माफिया शब्द इटाली से आया है। इटाली में सिसिली नाम का शहर है। इटालियन भाषा में मफियसू नाम का एक शब्द है। मफियसू शब्द का सही में अर्थ था, जो ओरिजिनल अर्थ है वो ये है, निडर, साहसिक।
लेकिन वक्त के चलते कुछ ऐसी गिरोह अस्तित्व में आने लगी जो खास करके 5 प्रकार के असामाजिक कार्यों में, असामाजिक प्रवृत्तियों में अपने आप को झोंक करके सारे राष्ट्र को तोड़ रहे थे। सबसे पहला स्मगलिंग, दूसरी बात है वेश्यावृत्ति, तीसरी बात है प्रोटेक्शन रेटरिंग, चौथी बात है कानून, पुलिस और न्याय की किसी भी विधि प्रविधियों में प्रवेश न करना, और यदि ये 3 है तो उसे किस प्रकार तोड़ना। और 5वीं सबसे बड़ी बात उन लोगों में यह है कि राष्ट्र को, राष्ट्र के किसी भी संगठन को, राज्य को, गांव को, कस्बों को या ज्ञाति जाति के मंडलों को किस प्रकार तहस नहस करना। उसमें यदि हथियारों का प्रयोग भी क्यों न करना पड़े तो वो तैयार रहते हैं। माफिया का शब्द का अर्थ ये है दोस्तों। क्या आपको शिक्षा में हर जगह, सारे देश में, गांव-गांव में पढ़ाती हुई हर स्कूल में, जो कई स्कूल ऐसी है कि किसी एक दाता ने अपनी निजी कमाई को झोंक करके, पूरा दान समर्पण करके ये सरस्वती का संकुल बनाया है। यदि उस संकुल में काम करने वाले आपके बच्चों की हर प्रकार की प्रगति को सोच करके एक के बाद एक कदम आगे लेने वाले लोग, उनको यदि हम माफिया कहते हैं, तो दोस्तों आज मुझे चाणक्य की उस छोटी सी कथा याद आ रही है। जब विष्णुगुप्त छोटे थे और पढ़ाई के लिए मगध को छोड़ दिया और तक्षशिला गए, वहाँ एक श्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में उनको जो मौका मिला, धीरे धीरे करके तक्षशिला में अर्थनीति और राजनीति दोनों में आचार्यत्व सिद्ध किया। जब मगध में वापस लौटे, अपने परम मित्र अजय से मिले और अजय से पूछा गया कि मगध की परिस्थिति क्या है। दोस्तों, 2 परिस्थितियों के बारे में उस समय अजय ने चाणक्य को अवगत किया था। सबसे पहली बात ये बताई थी कि मगध में हर किसी प्रकार के शासन और कानून नियम टूट चुके हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बात यह है, सारे मगध के अच्छे अच्छे जो आचार्य हैं, शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, वो मगध को छोड़ करके अन्य राज्यों की ओर चले जा रहे हैं। कारण केवल 2 है। एक कारण ये है कि कभी भी कहीं भी उन शिक्षकों को, उन गुरुजनों को आदर नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है कि उन लोगों का गुजरान चलाना, उन लोगों की आजीविका चलाना इस मगध में उन लोगों के लिए बहुत दुष्कर हो गया है। कोई उनके लिए भिक्षा का पात्र भरने को तैयार नहीं है। दोस्तों, जहाँ सम्मान भी ना हो और जहाँ प्रेम पूर्वक दिया गया अनुदान भी ना हो, ऐसी परिस्थिति का निर्माण जिस समाज में होने लगेगा, उसकी स्थिति धननंद के मगध के समान होगी। इसलिए मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो आप ये मत सोचिए कि ये केवल फ़ी लेने के लिए एक जाल डाला गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे आपको आपके बच्चे की चिंता होती है ना, उसी प्रकार इन शिक्षकों के दिमाग में भी ये बात चलती रहती है। वे स्कूल से घर आते हैं ना, तो घर में भी
दिमाग में स्कूल लेकर चलते हैं। कई शिक्षकों के वीडियोस आपने वायरल होते हुए देखे होंगे कि उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है, तो किसी तरह जुगाड़ करके बच्चों को पढ़ाने की बहुत ही पवित्र भावना को लेकर वो चलते हैं। दूसरी बात यह है, अब सोचिए 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने में आपके फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में पढ़ते हुए छोटे बच्चे को देखा ही नहीं। अब यदि मैं अपनी खुद की बात बताऊं, जब मैं 7वीं में था और करीब 3 महीने तक टाइफाइड के रोग ने मुझे घेर लिया था, जब मैं उठा और स्कूल के लिए स्वास्थ्य उचित हुआ तो मेरे हाथों में पेन खड़ी नहीं रह सकती थी। मैं 7वीं में था, तब की ये बात है दोस्तों। तब मैं लिखना भूल चुका था। 3 महीने में बच्चों के हाथ में यदि आपने न पेन थमाई, न पुस्तक थमाए, न अपने टीचर्स के दर्शन करवाए, न अपने बुक्स खुलवाए, सही है, आप में से कई लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, कलेक्टर बनाना, वो हम नहीं चाहते, जो भी हमारे नसीब में होगा देख लेंगे। दोस्तों सही है, ये आपका भीतर का जो गुब्बार है वो निकलना चाहिए। वो गुब्बार इसलिए भी है क्योंकि आप फिलहाल बहुत सारी आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उसी कारण आपके दिमाग में जो गर्मी आई है वो आना लाजमी है, वाजिबी है, वो आ सकती है। लेकिन उसी आपकी तकलीफ़ को केवल बच्चों को टारगेट करके, स्कूल को टारगेट करके निकालना, वो कहाँ तक उचित है, वो आप मुझे बताइए। दूसरी बात यह है कि ये सरकार के लिए कहो या फिर हर स्कूल के लिए कहो, सभी के लिए ये एक पहली चुनौती है। आज तक कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपने देखा होगा कि किसी भी परिस्थिति में कहीं भी स्कूल बंद नहीं हुआ है सिवाय वैकेशन के। लेकिन फिर भी ये आपने देखा कि ये हो चुका है, तो आप किस प्रकार का प्रयोग करेंगे वो आप मुझे बताइए। आपके पास और कौन सा विकल्प है वो आप मुझे बताइए। तो गवर्नमेंट ने इस प्रकार की कार्रवाई को जब हमारे साथ साझा किया है, हमारे शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षा यानी कि टेक्निकल जो तालीम है उसे देने को गवर्नमेंट ने खुद ने अपनी एक ऐप बनाई है। तो उसी जरिए हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी गंभीरता से सरकार भी इस प्रयोग को ले रही है। तीसरी बात यह है दोस्तों, बच्चों को ये 8 साल के 10 साल के बच्चों को ऑनलाइन स्टडी से क्या आ जाएगा, वो सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम भी जानते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम भी जुड़े हैं, तो हमें पता है कि स्कूलिंग है। वहाँ जिस प्रकार बच्चे सामने बैठकर सीखते हैं, तो करीब 60 से 70% उन बच्चों को जो ग्रास्पिंग होता है वो सही मायने में वो करते हैं। कई बच्चे 80 से 90% तक ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आपको मेरी प्रार्थना है कि ऑनलाइन स्टडी में बच्चों को केवल 1.5-2 घंटे दीजिए। 20% कहो या 30% भी बच्चों के दिमाग में ये स्टडी घूमता रहेगा, तो इसे हम बोलते हैं संस्कार जमते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाएगा, वो टीचर्स को भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन उसका जुड़ाव शिक्षा के साथ बना रहे,
इस प्रकार की छोटी सी प्रवृत्तिशील रखने की ये एक प्रायोगिक कार्यवाही है, उसमें आपका सहयोग बहुत ही अनिवार्य है। एक और बात भी है कि आप जिस खर्च के बारे में सोचते हैं, क्षमा कीजिएगा, लेकिन कई पेरेंट्स व्यसनों के पीछे अपनी लागत जितनी लगाते हैं, यदि 3 महीने के लिए उन व्यसनों और मौज शौक को साइड पर रख करके इसी पर फोकस किया जाएगा तो सितंबर आते आते आपके बच्चे सही में अच्छा खासा स्कूल में पढ़ने के लिए आ पाएंगे। कब तक? 3 महीने तक आपकी ये तपश्चर्या है। समझिए, फीस के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी स्कूलों ने डायरी, आई कार्ड, स्वाध्याय पोथी, जो भी आप असाइनमेंट्स इत्यादि के जिस प्रकार की जो फीस पूरे साल के लिए ले रहे थे, अभी हर कोई स्कूल ने, ज़्यादातर स्कूल ने ये तय कर लिया है कि पेरेंट्स को कम से कम लागत में ये स्कूल के साथ जोड़ा जा सके और कम से कम उनको खर्च का बोझ भोगना पड़े। देखिए दोस्तों, एक बात यह है कि न आपको आपके बच्चों के ट्रैवलिंग का खर्च भुगतना पड़ना है, न तो आपको नाश्ते के लिए या फिर हर रोज़ आपके बच्चे आपसे 10 रुपये 15 रुपये जो मांग कर ले जाते थे, वो भी खर्च आपको करना नहीं पड़ रहा है। तो सामने कई पेरेंट्स का ये बताना है, ये कहना है कि हमारे धंधे चौपट हो चुके हैं, अभी आप फ़ी मांगने की जरूरत कैसे कर सकते हैं। सही है आपकी बात, आपके धंधे चौपट हो चुके हैं, वो हमें पता है। लेकिन एक बात बताइए, जब आप ये कहते हैं कि स्कूलों ने सालों तक धंधा किया, देखिए जो शब्द है शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये शब्द बहुत ही उचित नहीं लगता, फिर भी मान लिया मुनाफा किया। तो मुनाफा के ज़रिए आप यदि टीचर्स को पेमेंट नहीं कर सकते, स्कूल वालों को पेरेंट्स बताते हैं कि आप पेमेंट नहीं कर सकते, तो हमारी बताइए हम धंधा चौपट हो जाने से फ़ी कैसे पे कर सकते हैं। अब यदि यही सवाल मुझे आप सब वालियों को, पूरे पेरेंट्स को पूरी विनम्रता के साथ पूछना चाहिए कि आपने कई सालों से कमाना शुरू किया है और ये केवल 5,000 6,000 रुपये की फ़ीस की बात है, तो आपको इसमें बचाने के लिए क्यों सोचना चाहिए। अच्छा समझिए कि स्कूल चालू नहीं है तो हमें नहीं देना है, तो सही है, वो भी एक बार सोच लीजिए कि आपको पे नहीं करना है, क्योंकि 3 महीने तक आपके बच्चे ने स्कूल में आकर के कुछ जो सीखना था वो शिक्षा नहीं पाई, वो सही है। लेकिन क्या आप ये समझ सकते हैं कि आपके बच्चों को अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों के साथ जोड़े रखने के लिए टीचर्स ने अपने घर से लेकर लॉकडाउन में अपने घर में बैठ करके अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करके कुछ न कुछ सीखते हुए आपके बच्चों को सिखाने का जो प्रयास किया है, उस प्रयास को एटलीस्ट आप कृतज्ञता से सैल्यूट करना, एक नमस्कार करना, एक उपकार की भावना दर्शाना, आभार की भावना दर्शाना, वो तो हमें नहीं भूलना चाहिए, ऐसा तो मुझे लगता है। एक और बात यह है कि ये सब क्यों शुरू किया गया, ऑनलाइन अभ्यास क्यों शुरू किया गया, तो मैं आपको ये 3 रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आने वाले समय में सरकार की ओर से जिस प्रकार के आदेश आ चुके हैं, तो कोर्स पूर्ण करने की चिंता भी इन लोगों के मन में रहती है, तो क्यों ना थोड़ा बहुत अभ्यासक्रम इसके ज़रिए आगे चलाया जाए।
दूसरी बात है कि यदि वो नए साल में नए अभ्यास क्रम में प्रवेश करेगा और पुराना अभ्यास जो उसे अब तक उसकी जो बुनियाद है वो इतनी स्पष्ट नहीं हुई है, उसके ज़रिए वो कुछ सीखा नहीं है और सीखा नहीं है, तो वो अगले स्टैंडर्ड में जब जाएगा तो किस प्रकार से वो कोप अप कर पाएगा, वो एक सबसे बड़ी समस्या आप पेरेंट्स के मन में हो न हो, लेकिन टीचर्स के मन में इसलिए होती है क्योंकि वो 7वीं 8वीं खास करके 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को एसएससी के वर्ष का जो आने वाले समय में जो उसका वातावरण होगा, उसका जो प्रवेश होगा, उस समय उसकी मानसिकता कैसी हो सकती है, इस प्रकार का एक अनुमान लगा करके चलते हैं। इसलिए उनके मन में ये रहता है कि अभी अभी उसकी बुनियाद पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ अंश में यदि सही में तय कर सके तो हमारी इन बच्चों के साथ बहुत बड़ी सेवा हो पाएगी। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि आजकल पूरे विदेशों में जहाँ भी आप देखें, पूरे विदेशों के स्कूल बंद हैं। हर जगह ये तकनीक के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है और यहाँ बड़ी समस्या है, नेट की है, नेट के पैसे की है, हर रोज़ जिस प्रकार के डेटा यूज़ होते हैं इसकी है। 2 या 3 बच्चे हैं तो शेयरिंग की भी है, एक ही गैजेट है तो एक ही मोबाइल के ज़रिए आप पढ़ाना तो मुश्किल है। सारी दिक्कतें हैं, लेकिन आप इस दिक्कतों का अपने प्रिंसिपल के साथ जा कर के पूरे खुले दिल से चर्चा कीजिए, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। ऐसी बात कतई नहीं है कि 4 घंटे जब तक बच्चा पढ़ता है आपको साथ बैठकर पढ़ाना ही है, ऐसी बात नहीं है। 2 या 3 छोटे छोटे सब्जेक्ट, छोटी छोटी बातें सिखाने के लिए भेजी जा रही है। कम से कम 1 से 1.5 घंटे में उसका सारा का सारा कोर्स जो भेजा गया है उसे निपटाया जा सकता है। लेकिन कई स्कूल ऐसी भी हैं कि आपको ऑनलाइन वहाँ पढ़ाने के लिए बैठना नहीं है। उन लोगों ने ये भी किया है कि स्टडी मटेरियल आ जाता है उनके पास, रात को इकट्ठा होकर के, यदि एक ही मोबाइल है आपके पास तो रात में जब पापा आते हैं जिसके पास मोबाइल है तो उनके पास डाउनलोड करके पूरी बात देख लेते। प्रिंट आउट की बात बता रहे हैं, अरे कुछ स्कूलों ने स्पष्ट रूप से पेरेंट्स को बता दिया है कि आपको प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को थोड़ा बहुत लिखाओ और जब भी स्कूल शुरू होगा उस समय उसको देखा जाएगा। लेकिन बिना सोचे समझे जिस प्रकार की दलील और जिस प्रकार की के जुनून के साथ, जज्बों के साथ पेरेंट्स टीचर्स के सामने उतरते हैं तो लगता है कि स्कूल और पेरेंट्स वो दोनों एक दूसरे के नहीं हैं, एक दूसरों के साथ नहीं हैं, लेकिन एक दूसरों के सामने हैं। क्या ये स्थिति सारे देश के शिक्षा तंत्र के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए सही मायने में आपको संतुलित लग रही है? इसलिए मैं आपके साथ कुछ 2 लाइन में ये बात बताना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार आपके बच्चों के माता पिता हैं उसी प्रकार टीचर्स, संचालक और प्रिंसिपल्स भी आपके बच्चों के माता पिता ही है। समझने की कोशिश करें, उनके साथ इंटरेक्शन लाने की कोशिश करें, कुछ शिष्टाचार से पेश आएं और संभवतः जितना भी संभव हो आप आर्थिक सहयोग करते रहें। यदि नहीं है तो आप पूरी की पूरी बात लिख करके उनके सामने रखिए। आने वाले समय में वे भी आपको पूरे अंतःकरण से, मनोयोग से आपको सपोर्ट करने की तैयारी रख कर बैठे। तो मित्रों, इतनी ही बात कह करके मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर एक बार, विद्या विनयेन शोभते,
विद्या विनय से शोभान्वित होती है, उसी प्रकार पेरेंट्स भी विनय से सुशोभित होते हैं। आपने बहुत ही शांति से इस बात को सुना है, स्वीकार भी किया है, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप आपके अपने अपने प्रिंसिपल्स के पास जा कर के उस समस्या का हल पाएं और सारे राष्ट्र की शिक्षा के तंत्र को आगे बढ़ाने में पुनः पुनः सहयोग करें। थैंक यू वेरी मच।